हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के बारे में। यहाँ से एग्जाम में हर एक टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। पहले हम थ्योरी यहाँ से कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सारे क्वेश्चन करेंगे। यदि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न फिक्स है। हर साल प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये लाइफ साइंस का ही पार्ट है और हम लाइफ साइंस में 5 इंद्रियाँ होते हैं और 5 इंद्रियों में से आँख, कान, नाक, मुँह और जीभ, ये जो है आँख है उसी का एक भाग है। तो यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये है मानव नेत्र और यहाँ से मानव नेत्र का स्वचित्र देखेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र जो है ये एक श्वेत पटल से घिरा हुआ एक अपारदर्शी सतह होते हैं। ये जो बाहरी है ये श्वेत पटल से घिरा हुआ है और ये क्या है, अपारदर्शी सतह है, इसमें पार नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो लगा रहता है ये बाहर की ओर उभरा हुआ आता है ना, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया क्या करता है, देखिए जब हम कोई नेत्र को दान करते हैं ना, तो वो नेत्र दान करने में हम इसी कॉर्निया का भाग को हम दान करते हैं। इसी कॉर्निया भाग को हम क्या करते हैं, दान करते हैं। तो आप यहाँ से ये कवर करेंगे कि नेत्र को दान करने में किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो वह मानव नेत्र के कॉर्निया को बदला जाता है, ठीक है। देखिए इस मानव नेत्र में ये जो है ये सिलसरी मांसपेशियां है जो कि ये लेंस को पकड़े रखता है। मानव नेत्र में लेंस को पकड़े रखता है और अभी सभी जानते हैं ये लेंस उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यहाँ से कवर करेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को जो आगे जो होता है आइरिस होती है, जो कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन होती है? आइरिस। तो आप यहाँ से कवर करेंगे कि प्रकाश की मात्रा को ये कौन नियंत्रित करती है? आइरिस। और लेंस को बढ़ाना, घटाना, छोटा करना, बड़ा करना, मोटा करना, ये सभी ना सिलसरी मांसपेशियाँ करती है, सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए आइरिस और रेटिना के बीच ये चिपचिपा हुआ द्रव भरा रहता है। उस चिपचिपा हुआ द्रव भरा रहता है ना, उसे हम कहते हैं नेत्रोद, या जलीय द्रव बोलते हैं या नेत्रोद बोलते हैं। और उसी के आगे जो वाइट जैसा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो यहाँ से इतना कवर रखिएगा कि इसे पुतली कहते हैं। देखिए श्वेत पटल के नीचे एक कोलाइड पाया जाता है और कोलाइड उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है और उस श्वेत में आँखों में जो ये जितने भी प्रकार के द्रव भरा जाते हैं, जो लेंस और रेटिना के बीच में द्रव भरा जाते हैं, ये सभी ये लेंस का कच्चाप द्रव कहलाता है। तो इसका ना यहाँ से ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए हम साइड के चित्र में जो हम देखा है यहाँ पे, ये जो है ना ये आँख की रेटिना और पुतली क्या बोलता है, रेटिना और कॉर्निया के बीच की जो लंबाई है ये लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ आप 25 सेंटीमीटर नहीं देखिएगा, ये 2.5। अगर सिर्फ ये पूछे कि ये लेंस जो है, ये लेंस, इस लेंस की जो अंदर सिर्फ गोलाई होता है, इस गोलाई का कितना व्यास है, तो इस व्यास को याद रखिएगा 2.3 व्यास है। 2.3 व्यास है इसकी गोलाई। आगे इसी का यदि आपको रेटिना और कॉर्निया के बीच लंबाई पूछे तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे याद? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आप इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आता है यहाँ से क्या बात आता है कि यदि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए मानव नेत्र में जो भी इसका अंग है, मुख्य गोला भी अंग है, उसे कवर करेंगे। देखिए जैसे कि श्वेत पटल देखिए यहाँ से क्या होता है, जो मानव की आँख है ना, तो मानव की
आँखों की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। जैसे मान लेते हैं ये मेरा मानव नेत्र है और ये मानव नेत्र जो है इसकी जो सबसे बाहरी भाजी जो हम बना रहे हैं यही भाग क्या कहलाता है? ये श्वेत पटल कहलाता है। ये लेंस है और ये बाहरी भाग जितना भी है ये श्वेत पटल है और ये अपारदर्शी होता है, मतलब ये इसे पारदर्शी नहीं होता, ये अपारदर्शी होता है। तो इसे आप याद रखेंगे क्या है? अपारदर्शी होते हैं। देखिए हम साफ साफ यहाँ पे लिख दिए हैं, ये कैसा होता है? अपारदर्शी होते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका ना रंग सफ़ेद होता है, बोलता है श्वेत पटल का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। ये आप एक एक प्रश्न को याद करिएगा यहाँ से और अपने दिमाग में जहर से बैठाइएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कॉर्निया। देखिए ये कॉर्निया क्या है? ये मानव नेत्र का जो सबसे बड़ा जो भाग उभरा हुआ होता है ना आगे की ओर, वही कॉर्निया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो कॉर्निया कहलाते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये मानव नेत्र है और मानव नेत्र के सबसे बड़ा भाग जो इधर से ऐसे उभरा होता है जिसे हम नेत्रदान करते समय हम दान में देते हैं, वही कॉर्निया है। तो बोलता है ये श्वेत पटल का जो अगला भाग उभरा हुआ होता है ना, सबसे जो आगे रहता है ये वाला आगे वाला, उसे ही कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमेशा पारदर्शी होता है। सबसे पहला प्रकाश जो पहले प्रकाश आता है ना आँखों में, तो वो कॉर्निया से होते हुए ही लेंस से होते हुए रेटिना पे बनता है। आप सभी जानते हैं कॉर्निया और लेंस के अति पीछे कौन रहता है? वो रेटिना रहता है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो सभी एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश की किरण सबसे पहले हमारे आँखों में कॉर्निया द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो कॉर्निया द्वारा हमारे आँखों में प्रवेश करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोइड। देखिए कोरोइड क्या होता है? वो जो श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल के बाद बाहरी परत को कोरोइड कहते हैं। इसका रंग गहरा भूरा होता है। आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मांसपेशियाँ या पक्षामी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। देखिए इसको ना आप याद रखिए कि इसका दूसरा अन्य नाम है, तो इसे हम मांसपेशियाँ भी कहते हैं या पक्षमामी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि पक्षमाभी मांसपेशियाँ क्या है। तो देखिए कोरोइड को आगे बढ़कर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसको पिछला हिस्सा सिलसेरी मांसपेशियाँ या पक्षमा मांसपेशियाँ कहलाते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? सिलियरी मांसपेशियाँ क्या है? ये ना मुलायम होता है और इतना मुलायम होता है कि ये जो ना दोनों तरफ से अपने बीच में नेत्र लेंस जो लटका होता है उसे ही क्या करते हैं? उसे ही इसको लटकाते रहता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा लेंस है और ये इसको ना लेंस को पकड़ते रहता है। ये मानव नेत्र में ये लेंस है ना, इसको क्या करता है? पकड़ते रहता है। कौन? ये सिलियरी मांसपेशियाँ। तो आप यहाँ से कवर करिएगा, सिलियरी मांसपेशियाँ जो है ये दोनों ओर लेंस को क्या करते हैं? ये पकड़ते रखते हैं और यही क्या करता है? लेंस को मोटा पतला करते हैं। किसके अनुसार? ये प्रकाश के अनुसार, ठीक है। उसके बाद जस्ट आइरिस आता है। आइरिस देखिए आइरिस ये आइरिस संकुचन करता है, संकुचनशील होता है। संकुचनशील का मतलब होता है कि ये जैसे फैलता है, सुकुड़ता है, फैलता है, सुधरता है। अब देखिए ज़्यादा धूप वाले प्रकाश, जैसे मान लो धूप से अगर अचानक किसी कमरे में जाते हैं तो आपका आँख क्या होता है? अचानक खोलते हैं, तो वहाँ इतना सारा प्रतिबिंब ये समायोजित नहीं कर पाता है, ये संकुचित नहीं हो पाता है। और यही जब कमरे से आप धूप में आ जाते हैं, अचानक आपका ये क्या करता है? संकुचित हो जाता है, जिससे आप ना अचानक कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है। ये आइरिस संकुचनशील होता है, ठीक है। आंसू में पाए जाने वाला हार्मोन, देखिए आंसू जो मानव नेत्र का आंसू है उसमें ना एक हार्मोन पाया जाता है जिसका हार्मोन का नाम है एक्यूबियस ह्यूमर। क्या है? ह्यूमर। ये एक्यूबियस ह्यूमर ये जो है ना एक
हार्मोन है जो कि आंसू निकलता है। इस तरह से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि आंसू निकलता है, तो आंसू को किस तरह आप देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आइरिस का रंग विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में इसका रंग अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं कि आइरिस का विभिन्न व्यक्तियों में जैसे रंग काला भी होता है और क्या होता है, भूरा भी होता है और नीला भी होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। आइरिस अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ता है। क्या होता है, सिकुड़ता है, और इसमें कम प्रकाश में फैल जाता है। तो यहाँ से आप मेनली क्या याद रखेंगे, ये बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि आइरिस विभिन्न रंगों होती, विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न विभिन्न रंग का होती है, ठीक है। और आइरिस प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है। कम प्रकाश में ये फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुतली। पुतली देखिए क्या है, पुतली ना आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है। आपको अभी बता दें कि ये जो मेरा आँख है ना, आँख ये इसके ना आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है। जैसे आइरिस है ना, इसमें एक छिद्र होता है इस तरह, बिल्कुल डिट्टो ऐसे बीच में, ठीक है। ये आइरिस के मध्य एक छिद्र जो होता है, इसी छिद्र होता है, और इसी छिद्र को हम पुतली कहते हैं। हम लोग ना पुतली इस साइड वाला जो रहता है ये भौंवा, इसे नहीं कहते हैं, पुतली इस छिद्र को कहते हैं, समझे। चलिए सॉरी। उसके बाद देखिए क्या आता है, आइरिस के सिकुड़ने या फैलने से पुतली का आकार घटती है और बढ़ती है। प्रकाश का नियंत्रण पुतली करता है। प्रकाश का नियंत्रण पुतली करता है। चलिए इस तरह यहाँ से इतना बात याद रखेंगे कि प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से आता है, प्रश्न आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है, तो सबसे पहले देखिए समंजन क्षमता कहलाता क्या है, आँख की वैसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या हो, या तो समायोजित कर ले, बढ़ा ले, घटा ले। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या करते हैं, बढ़ा लेता है या घटा लेता है। चलिए यहाँ से प्रश्न ये जो हम घेर रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे आप कहीं ना कहीं एग्जाम में देखेंगे ही। यहाँ से क्वेश्चन आता क्वेश्चन क्या है, मानव समान आँख अनंत दूर से 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि निकटतम वह बिंदु है जो कम से कम जो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु क्या है, अनंत है। दूर बिंदु अनंत है। तो मानव नेत्र अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है, और कम से कम जो कि स्पष्ट रूप से देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से मानव नेत्र तो जो छोटे छोटे भाग है वो हम यहाँ से कवर कर लिए। अब पढ़ेंगे हम दृष्टि दोष। देखिए दृष्टि दोष अब होता क्या है, देखिए कई कारणोंवश मानव नेत्र में कई कारणोंवश जब क्या होता है कि छोटे छोटे जैसे न दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है न निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है, तो ऐसे दोष को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। और ये अत्यधिक कहाँ किस में पाया जाता है, बुजुर्गों में पाया जाता है। हाँ कभी कभी देखा है कि ये जितने भी आजकल के नौजवान लड़के सब है, लड़कियां सब है, इस सब में भी इस दोष का उत्पन्न होना चालू हो जाए। क्यों, अधिक मोबाइल देखने से, अधिक टीवी देखने से आँख खराब होने की वजह से दूर की वस्तु दिखाई साफ साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ दृष्टि दोष और उनके निवारण। अब यहाँ से कभी कभी समान आँख दूर या निकट स्थित वस्तु को रेटिना पर ना बना पाती है, ऐसे दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब ये दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार से, मुख्यतः बोले तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्यतः बोले तो 3 प्रकार के होते हैं, पर ये वास्तव में ना 4 प्रकार के होते हैं, न कि ये मुख्यतः बोले तो ये 3 प्रकार होते हैं। देखिए
पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है मायोपिया क्या है, तो निकट दृष्टि का ही इंग्लिश नाम है मायोपिया, इसलिए हमने यहाँ पे कवर करा दिया है कि मायोपिया क्या है। ठीक है। उसके बाद दूर दृष्टि जो जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ये ना, ये हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया, ये ना, ये इसका इंग्लिश है किसका, दूर दृष्टि दोष का, ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष, जिसको हम प्रेस बायोपा बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, इसको ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपा। ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक एक करके हम देखेंगे यहाँ से निकट दृष्टि दोष है क्या, दूर दृष्टि दोष है क्या, और जरा दृष्टि दोष क्या है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब देखिए, यहाँ से साफ साफ गौर करिएगा, वैसे दृष्टि दोष जैसे कोई व्यक्ति है, वैसे दृष्टि दोष जो निकट की स्थित वस्तु को देख लेते हैं, वैसे दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब मतलब कि इसमें साफ साफ निकट को ही देख लेते हैं, तो निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इस ऐसा अवस्था में हम क्या बोल सकते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। मतलब निकट है तो निकट की ही वस्तु दिखाई देगा, यहाँ से ये बात रखेंगे कि निकट है तो निकट की ही वस्तु दिखाई देगा, न कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ से ये दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो यहाँ अब इसका ना मुख्य कारण जानना होगा कि कारण, इसका कारण है क्या। देखिए, ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, लेंस है, क्या है, लेंस है। अब देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए ये मेरा आँख का लेंस है, और ये प्रतिबिंब अनंत से आ रही है। अब ये प्रतिबिंब जब अनंत से आया तो हम क्या था, तो इसमें ना ये जितने भी ये प्रकाश है, ये आँखों में ये लेंस से होते हुए प्रवेश करता है, और ये रेटिना के पहले ही टकरा के प्रतिबिंब बना लेता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण यहाँ से कि निकट दृष्टि दोष में कि इसकी गोलाई जो है ना, ये गोलाई बढ़ गया, गोलाई बढ़ जाने के कारण इसका मुख्य कारण है। दूसरा कारण बोल सकते हैं कि ये जो प्रकाश है, इसकी फोकस दूरी ये घट गया, और ये रेटिना पे ना बन के इससे पहले प्रतिबिंब बन गया, जिसके कारण ये हम बोल सकते हैं दूसरा कारण कि इसकी फोकस दूरी घट जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिसके वजह से ये हमें निकट की वस्तु तो साफ साफ देख लेते हैं, दूर की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। ये था मुख्य इसका कारण। देखिए इस कारण के लिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ लिख चुके हैं। नेत्र गोलाकी लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना, जिसके वजह से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मेरा रेटिना के पहले बन रहा है। जब रेटिना के पहले बन रहा है तो हमें जाहिर सी बात है कि आगे बन रहा है तो सामने हम फिगर बन रहा है तो सामने वाला वस्तु दिखेगा, पर दूर में जो वस्तु है वो नहीं दिखेगा, इसीलिए निकट दृष्टि दोष में होता है। और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। देखिए इसमें क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाने के कारण ये ऐसा होता है कि ये दोष उत्पन्न होता है। देखिए सबसे मेनली है इसका उपचार। तो उपचार के लिए देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें ना फोकस दूरी बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि फोकस दूरी बढ़ के मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पे बन जाए। और जब रेटिना पे बन जाएगा तो हमें क्या होगा, निकट की भी वस्तु दिखाई देगा और दूर की भी वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा था, ये दूर की वस्तु हमें अच्छी तरह से देखने लगेगा। तो इसका निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा कारण क्या है, उपाय क्या है कि इसकी फोकस दूरी को बढ़ाकर, फोकस दूरी पहले कम था और अवतल लेंस लगाएं, और अवतल लेंस लगाने के कारण ये फोकस दूरी मेरा बढ़ गया, और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण ऐसा उपाय होना संभव होता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ से एक करके कि हम देखिए यहाँ से एक प्रश्न और आता है
कि ये आप लगा लेंगे कि उत्तल लेंस को और अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम अपसारी किरण कहते हैं, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो ये दोनों बात आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों बात यहाँ से क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दृष्टि दोष की ओर जाते हैं। अब क्या करेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें देखिए इसका कारण क्या है? कारण है कि इसमें ना गोलाई कम हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तब उपाय इसका क्या करना चाहिए कि फोकस दूरी घटाने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और गोलाई को हम कम कर देंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये दूरदृष्टि दोष भी खत्म हो जाता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पे बन जाता है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और अभी जस्ट बताएं कि अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या है? जरा दृष्टि का मतलब होता है आँखों की वैसे दोष जिनमें से निकट या दूर स्थित वस्तु दोनों दिखाई ना दे, ना निकट दिखाई दे और ना दूर की दिखाई दे। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए यह दोष हमेशा किस में आता है? हमेशा आता है वृद्धावस्था जो होता है, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसमें आता है, ठीक है। इस दूर को दूर को मतलब कि इसको ना उपचार करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इसमें ना उत्तलता करेंगे ना अवतल करेंगे, इन बाइफोकल करेंगे। मतलब दोनों ऐसा मिक्स करेंगे कि ये बाइफोकल जैसा दोनों की मिक्स हो, ऐसा चीज़ करेंगे तो दोनों दिखाई देगा, तो उसे बोलेंगे बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये आप मोस्ट VVI लगा लेंगे, ठीक है। मोस्ट VVI लगा लेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से था दृष्टि दोष। अब यहाँ से प्रश्न आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? ये एक करके देखेंगे, ठीक है। जब भी आएगा यहाँ से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडल में दिखने वाले विभिन्न प्रकार की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल में जो भी घटना घट रही है पूरे पृथ्वी पे, वो जो भी घटना घट रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे, ठीक है। विभिन्न घटना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि मान लेते हैं तारे का टिमटिमाना, ये किसके वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त समय आभासी समय दिखाई देना, ये भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक करके देखेंगे। जैसे तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, देखिए जब तारे टिमटिमाते हैं तो उसका क्या होता है? तो तारे टिमटिमाने का मतलब है तारे वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है जाता है। इसीलिए तारा कभी कभी कम प्रकाश कभी कभी अधिक प्रकाश देता हुआ प्रतीत होता है। इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन अर्थात तारे का टिमटिमाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे सूर्य एवं सूर्य अस्त के समय, सूर्य क्या होता है? सूर्य एवं सूर्य अस्त के समय क्या होता है? आभासी समय दिखाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? सूर्य और सूर्य के समय आभासी किरण दिखाने का मुख्य कारण ही क्या है? यहाँ से तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में और वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। यहाँ से देखिए जी, पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व घटता जाएगा और सूर्य की किरण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरण अपवर्तित हो जाती है और सूर्य क्षैतिज पर होता है तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। अतः सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पड़ता है। इस तरह सूर्यास्त और सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय बाद भी दिखाई देते हैं। ऐसे कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का लगभग समय 4 मिनट का बढ़ जाता है।
बोलता है कि सूर्य और सूर्य अस्त के समय जब वास्तविक समय से कुछ नीचे या ऊपर दिखाई देते हैं तो इसमें समय का हमें 4 मिनट की बचत हो जाती है, 4 मिनट बढ़ जाती है, जिसे ही हम कहेंगे सूर्य वास्तविक समय से आभासी समय दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश का परिकीर्णन। क्या आता है? प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन है क्या? तो यहाँ देखिए प्रकाश का परिकीर्णन क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः प्रकाश सभी दिशा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब पुनः सभी दिशाओं में फैला देता है। प्रकाश तो चारों दिशा में फैला देता है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। अर्थात प्रकाश को पुनः चारों ओर फैलाने की क्रिया ही प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में रेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परिकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे धाक के व्युत्क्रमणपाती होते हैं। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो है प्रकाश की चौथी तरंगदैर्घ्य जो है लैम्डा जो है वह चौथे घात के व्युत्क्रमणपाती होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश की तीव्रता अर्थात 1/λ/4 यहाँ से याद रखेंगे और ये रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसके बाद आता है यहाँ से प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश का जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये प्रिज्म है और प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश डालते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, बेजानी हैप्पी नाला, मतलब नीचे बैंगनी रंग हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जिस रंग का होगा वो कम मुड़ेगा, जैसे लाल रंग कम मुड़ा है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ा है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस तरह प्रिज्म जो कांच का कोई पट्टी होता है जिसके दोनों समुद्रफलक समांतर नहीं होती है, प्रिज्म कहलाते हैं। प्रिज्म का हर एक कोण 60 डिग्री कोण पर झुके रहते हैं। प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं और 2 आयताकार सतह होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमेशा त्रिभुजाकार होती है। बिल्कुल सही है, इसमें 2 त्रिभुजाकार होती है। ठीक है। अब आता है वर्णपट, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब कि रंगों का समूह जो 7 रंगों से बटा है। जो प्रिज्म में हम क्या किए? ये 7 रंगों को क्या किए? 7 रंगों को बांटे। यही 7 रंग बटना ही वर्णपट कहलाता है। इसी को बोलते हैं प्रिज्म का बेजानी हैप्पी नाला। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिखे हैं कि बेजानी से बैगनी, जैसे जमनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ऐन से नारंगी और आल से लाल होगा। तो स्पेक्ट्रम में न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से वर्णपट का उपयोग किया और जिस पट्टी में विभिन्न रंग विभिन्न होते हैं उसे ही वर्णपट कहते हैं। और स्पेक्ट्रम पर हमें 7 मुख्य रंग दिखाई पड़ते हैं जिसे बेजानी हैप्पी नाला कहते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे कि बेजाने है बे से मतलब बैगनी और जे का मतलब जमुनी और नी का मतलब नीला और होत से मतलब हरा और पी से मतलब पीला और एन से मतलब नारंगी और आल से मतलब लाल। इस तरह यहाँ से देखेंगे कि टोटल प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारने पर कितने रंग बढ़ गए? तो टोटल ये 7 रंग बढ़ गए और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लाल ऊपर रहे और सबसे नीचे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश बैगनी नीचे रहे और बीच में कौन सा प्रकाश रहा? हरा प्रकाश रहा। तो एक एक करके यहाँ से जान लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
वर्ण में लाल रंग की चाल अधिक होती है जबकि अपवर्तनात् परितीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे ये सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सभी देखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है कि वर्ण में लाल रंग की चाल त्रेंधर अधिक होता है, पर जिसका त्रेंधर अधिक होगा उसका अपवर्तनात् बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए। बैंगनी रंग का चाल त्रेंधर जो है बैंगनी रंग का चाल अधिक होती है जबकि स्थित अपवर्तनात् परितीर्णन अधिक होता है। देखो यहाँ पे गलत लिखा है, बैंगनी रंग का चाल कम होता है, क्या होता है, कम होता है, और इसका अपवर्तनात् अधिक होता है, परितीर्णन भी अधिक होता है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ त्रेंधर का आशय मात्रक क्या होता है। तो त्रेंधर जो है त्रेंधर का आशय मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पे पावर कितना होता है, -10 मीटर होता है। ठीक, अगर 1 नैनोमीटर में बोले तो 10 पे पावर 10 सिर्फ मीटर होता है। ठीक है, तो इतना आप कवर करेंगे। देखिए कोई भी रंग है ना, लाल रंग का त्रेंधर कितना होता है, बैंगनी रंग का कितना होता है, यहाँ से आप इसे याद रखेंगे कि लाल रंग का त्रेंधर 6563 एंगस्ट्रम होता है, और बैंगनी रंग का त्रेंधर 3969 एंगस्ट्रम होता है। तो यहाँ से आप इसे कवर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से अब न्यू प्रश्न बनता है कि इंद्रधनुष क्या है, क्या है, इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष के बारे में यहाँ से टोटल जानेंगे कि वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल के कुछ बूंदे सूक्ष्म दिखाई देने वाले इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसका निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों द्वारा अपवर्तन पूर्ण अंतरित परावर्तन पश्चात विच्छोदित होने के फलस्वरूप निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब है जब आकाशों में क्या होता है, छोटे छोटे बारिश के बूंदे पड़ते हैं, तो इस स्थिति में जिस ओर सूर्य रहता है उसके जस्ट विपरीत किसका पट्टी का निर्माण होता है, इंद्रधनुष पट्टी का निर्माण होता है। और ये इंद्रधनुष पट्टी का जो निर्माण होता है ये क्या होता है, ये 7 रंगों में बंटे होते हैं, और ये 3 घटनाओं से होता है। तो याद रखेंगे ये बूंदों में ना प्रकाश से अपवर्तन और प्रकाश से पूर्णांतरित परावर्तन और परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के अनुसार होते हैं। ये सभी घटना इंद्रधनुष में होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष बनने में मुख्य 3 भूमिका होती है। पहला क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्णांतरित परावर्तन होता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है, इसे यहाँ से देखेंगे। इंद्रधनुष में पूछे ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो बोलेंगे इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग रहता है, बीच में कौन सा रहता है, हरा रहता है, और नीचे में क्या रहता है, बैंगनी रहता है। तो इसे आप इतना गौर से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव क्या है, तो यहाँ से देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव जो है जब हम कोलाइड कणों में द्वारा प्रकाश में के परिकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करते हैं तो इसी गुण को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब कोई बर्तन में हम दूध और पानी को लेते हैं और साइड से जब हम प्रकाश डालते हैं तो हर एक जगह से देखने पर ये कलर हर एक जगह अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा किस में होता है, कोलाइड विलयन में। कोलाइड विलयन का मतलब पानी में कुछ दूसरा मात्रा मिला रहे उसे हम कोलाइड विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश तरंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश तरंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये आकाश तरंग नीला क्यों दिखाई देता है इसे आप यहाँ से देखेंगे। तो आकाश तरंग नीला नियमानुसार हम कह सकते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका परिकीर्णन अधिक होगा, और जिसका परिकीर्णन अधिक होगा वह हमारे आँखों तक प्रवेश करेगा, और आँखों तक हमारे अधिक आएगा जिसके वजह से क्या होगा, हमें नीला ही नीला दिखाई देगा, जिसके वजह से अधिक परिकीर्णन होने की वजह से नीला हमें आकाश तरंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, इसके लिए देखेंगे क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं।
ये सभी जानते हैं अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं, इसीलिए प्रकाश का परितीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकाश का परितीर्णन नहीं होता है तो प्रकाश का परितीर्णन नहीं होने के कारण हमें आकाश में कैसा दिखाई देता है, काला आभास होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है बादल का रंग सफ़ेद होता ही क्यों, मतलब बादल का रंग सफ़ेद ही होता है, ऐसा क्यों होता है। तो चूंकि देखिए बादल जल के सूक्ष्म कणों द्वारा बनते हैं, ये ना जल के सूक्ष्म कणों द्वारा बनते हैं और ये सूक्ष्म कण आकार वाले बूंदों में विभिन्न तरंगदैर्घ्य को समान रूप से परितीर्णित करते हैं। इसीलिए यह सभी रंग मिलकर श्वेत रंग के संवेदन देती है, अतः बादल का रंग हम कह सकते हैं क्या होता है, सफ़ेद हो जाते हैं। तो फिर से देख लिए ये सूक्ष्म द्वारा क्या हुआ, पानी के जल के सूक्ष्म द्वारा ये बने होते हैं और यह विभिन्न तरंगदैर्घ्य को समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए यह रंग मिलकर सफ़ेद रंग का संवेदन करती है, अतः यह बादल का रंग क्या होगा, सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है। अब प्रश्न आता है सूर्य एवं सूर्यास्त समय अधिकांश रंग लाल ही मतलब सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो सूर्य अस्त और सूर्य के समय सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देते हैं, इसके लिए देखिए जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो सूर्य को जो अधिक क्षैतिज दूरी से उसे तय करना पड़ता है, सूर्य अस्त समय और सूर्य उदय के समय। इसमें क्या होता है, सूर्य जब श्वेत प्रकाश परितीर्णित होते हैं तो लाल रंग का परितीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से लाल रंग परितीर्णन कम होने की वजह से वो लंबी दूरी तक दिखाई देते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होता है, हमारे आंखों तो लाल रंग ही दिखाई देते हैं। अर्थात सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, रक्तताप मतलब लाल दिखाई देता है। तो यहाँ से एक अंतर से देख लेंगे कि सूर्य और सूर्यास्त समय काफ़ी दूर स्थित होते हैं। इस स्थिति में सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरण हम तक पहुँचने में काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण तरंगदैर्घ्य प्रकाश के अधिकांश बाद वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा परितीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग का ही हमारे आंखों तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपकी बारी है, यदि इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, और यदि वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।